गरीब माँ का बंटवारा। उम्र के आखिरी पड़ाव में अनीता देवी बिल्कुल अकेली हो गई थी। पति की मौत के बाद जवान बेटों को बस एक ही उपाय सूझा और वो था माँ का बंटवारा, जिसके बाद अनीता देवी ना इधर की रही और ना उधर की। अनीता देवी के दो बेटे थे, कुशल और किशोर। पति ब्रजमोहन एक प्राइवेट नौकरी करते थे। दोनों बेटों को पढ़ाने के लिए अनीता और ब्रजमोहन ने कभी अपना घर नहीं लिया, किराए के घर में ही पूरी जिंदगी काट दी। अब कुशल और किशोर पढ़ लिख कर अच्छी कंपनियों में अच्छे पद पर काम कर रहे थे। अनीता देवी और ब्रजमोहन काफी बूढ़े हो चले थे। अच्छी सी लड़की देखकर उन दोनों ने कुशल और किशोर की शादी भी कर दी और एक दिन दिल का दौरा पड़ने के कारण ब्रजमोहन की मौत हो गई। पति की मौत के बाद अनीता देवी बिल्कुल टूट सी गई थी। वो ना तो किसी से कुछ बात करती और ना ही अब उन्हें घर की कोई सुध थी। एक दिन बड़े भाई कुशल की पत्नी मोना ने उससे कहा, सुनिए जी, हम कब तक किराए के घर में रहेंगे? अब हमें अपना घर ले लेना चाहिए। वैसे भी ये घर हमें छोटा पड़ता है और अब मैं जॉइंट फैमिली में रहना भी नहीं चाहती। ठीक है, इस बारे में मैं किशोर से बात करता हूँ। इसमें किशोर से बात करने जैसा क्या है? अरे भाई, घर हम ले रहे हैं तो फैसला भी हमारा होगा। हाँ, लेकिन किशोर भी घर लेने की बात कह रहा था। हम दोनों आसपास ही घर ले लेंगे तो एक दूसरे से मिलते जुलते भी रहेंगे। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी बात करना। दूसरे दिन कुशल अपने छोटे भाई किशोर से इस बारे में बात करता है। आपने बिल्कुल ठीक सोचा भैया। मैंने एक सोसाइटी देखी है, वहाँ रीजनेबल रेट में 2 BH के फ्लैट्स मिल रहे हैं। क्यों ना हम दोनों एक ही सोसाइटी में घर ले लें? ठीक है किशोर, हम कल ही वहाँ चलकर बात कर लेते हैं। और दोनों भाइयों ने बातचीत करके एक ही सोसाइटी में अलग अलग फ्लैट खरीद लिया। लेकिन जब फ्लैट में शिफ्ट करने की बारी आई तब समस्या ये खड़ी हो गई कि माँ कहाँ जाएगी। भैया, माँ कहाँ रहेगी? माँ को हम यहाँ इस घर में अकेला नहीं छोड़ सकते। पिताजी तो रहे नहीं तो इस घर का किराया कौन भरेगा? माँ को तो किसी न किसी के घर जाना पड़ेगा। हाँ, माँ जी के 2 बेटे हैं तो दोनों बेटों की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें अपने पास रखें। सिर्फ एक की जिम्मेदारी तो नहीं बनती। भाभी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अब करना क्या है? तभी किशोर की पत्नी सोनिया बोलती है, करना क्या है? बंटवारा कर दो। क्या बंटवारा? लेकिन किसका? अरे माँ जी का, और किसका? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो मोना? अरे माँ जी कुछ दिन हमारे घर रह लेंगी और कुछ दिन किशोर के घर। मैं एक उपाय बताती हूँ। अब हमारे फ्लैट्स तो बिल्कुल आमने सामने हैं, तो माँ जी के दिन का खाना कुशल भैया के घर पर खा लेंगी और रात का खाना हमारे घर पर। और माँ सोएगी कहाँ? एक रात आपके घर पर और एक रात मेरे घर पर। लेकिन माँ सुबह का नाश्ता कहाँ करेगी? ओफो किशोर, तुम भी ना बिल्कुल बच्चों वाली बातें करते हो। अरे इस उम्र में माँ कहाँ 3 वक्त का खाना पचा पाएंगी? उनके लिए तो 2 वक्त का खाना ही बहुत है। इस तरह से बेटों और बहुओं ने बूढ़ी माँ का बंटवारा कर दिया और उन्हें अपना फैसला भी सुना दिया। माँ, तुम अपना सामान बांध लो और आधा सामान मेरे घर में और आधा सामान किशोर के घर में रख देना। बेचारी अनीता देवी ने मन ही मन सोचा कि जिन बेटों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उनके पति ने सारी जिंदगी अपना घर नहीं खरीदा, आज वही बेटे अपना घर खरीद कर उसमें उन्हें अतिथि बना रहे हैं। अनीता देवी ने कुछ नहीं कहा और अपना सामान पैक कर लिया। दोनों बेटे अपने अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गए और अनीता देवी का आधा सामान बड़े बेटे कुशल के घर पर और आधा सामान छोटे बेटे किशोर के घर पर रख दिया गया। अनीता देवी को सुबह नाश्ता करने की आदत थी, लेकिन बेटों के घर में आने के बाद से उन्हें नाश्ता मिलना बंद हो गया। दोपहर का खाना वो बड़े बेटे कुशल के घर पर खाती और रात का खाना छोटे बेटे किशोर के घर। एक दिन अनीता देवी बड़े बेटे किशोर के घर पर थी और रात में सोने की बारी भी वही थी। तभी उनकी बड़ी बहू मोना उनके पास आकर बोली, माँ जी, आपको रोज रोज तो यहाँ सोना नहीं होता है, इसलिए आप अपना ज्यादा सामान मत फैलाना। वो क्या है ना कि आपका सामान फैल जाएगा तो घर में जगह कम पड़ जाएगी। बहू, मैं ज्यादा सामान नहीं फैलाऊंगी। जरा तेरे पिताजी की तस्वीर इस दीवार पर टांग दे। माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? आपको परमानेंट तो यहाँ रहना नहीं है। आप ये तस्वीर अपने झोले में रखिए। जब जब पिताजी की याद आए आप तस्वीर निकाल कर देख लेना। बेचारी अनीता देवी जब बड़े बेटे के घर जाती तब अपने पति की तस्वीर साथ लेकर जाती और जब छोटे बेटे के घर जाती तब भी अपने पति की तस्वीर साथ लेकर जाती। उनकी हालत उस मुसाफिर की तरह हो गई थी जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। एक दिन अनीता देवी रात का खाना खाने के लिए छोटे बेटे किशोर के घर गई। तब उन्होंने छोटी बहू सोनिया को किशोर से कहते हुए सुना, किशोर, अपनी माँ से कह दो ना, आज रात का खाना भी भैया के घर ही खा लें। आज हम दोनों को मिश्रा भाई साहब के घर पार्टी में जाना है। सोनिया, माँ को ऐसे कहना अच्छा नहीं लगेगा ना? तो
तो मैं क्या करूं? सिर्फ तुम्हारी माँ के लिए खाना बनाऊं? अगर ऐसा है तो माँ से कह दो अपने लिए खाना खुद बना ले। मैं माँ के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। हाँ, सारे पैसे अपनी माँ के पीछे फूंक दो। मैंने परसों कहा था कि बाहर खाने पर चलते हैं, तब तो तुम्हें फिजूल खर्च लग रहा था। तुम अगर अपने भैया से नहीं बोल सकते हो तो मैं बोल देती हूँ। और सोनिया गुस्से में तमतमाती हुई कुशल के घर जाती है। दरवाजे पर ही अनीता देवी खड़ी थी, लेकिन सोनिया तो गुस्से में थी। उसने अनीता देवी को देखा भी नहीं। कुशल के घर जाकर सोनिया कुशल से बोली, भैया, माँ जी का आज रात का खाना भी आप लोग बना लीजिए, मैं और किशोर बाहर जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे खाना बना ले? देखो सोनिया, माँ जी का बंटवारा करते समय यही तय हुआ था कि माँ जी एक वक्त का खाना मेरे घर पर खाएंगी और एक वक्त का खाना तुम्हारे घर पर। अब माँ जी ने आज दिन का खाना हमारे घर पर खाया है, तो रात का खाना तुम लोग खिलाओ उन्हें। और अगर बाहर जा रहे हो तो माँ जी को भी साथ ले जाओ। और देखते ही देखते इसी बात पर दोनों बहुओं में तू मैं होने लगी। झगड़ा बढ़ता हुआ देखकर अनीता देवी ने दोनों से कहा, बहू, तुम लोग आपस में मत झगड़ो। मैं आज रात खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। मैं तो किशोर के घर पर सोने जा रही हूँ। अनीता देवी की बात सुनकर दोनों बहुओं का झगड़ा बंद हो गया। अनीता देवी की आज किशोर के घर पर सोने की बारी थी, इसलिए वो किशोर के घर आकर सो गई। थोड़ी देर में किशोर और सोनिया पार्टी में चले गए और अनीता देवी पति की तस्वीर को सीने से लगाए रात भर रोती रही। अब ऐसा आए दिन होने लगा। कभी कुशल और मोना को पार्टी में जाना होता था तो कभी किशोर और सोनिया को। इस चक्कर में अनीता देवी को कई बार भूखा रहना पड़ता और लगातार भूखे रहने के कारण अनीता देवी की तबीयत खराब रहने लगी। वो बेहद कमजोर हो गई और एक दिन अनीता देवी को तेज बुखार आ गया। उस दिन अनीता देवी बड़े बेटे कुशल के घर पर थी। मोना, मैं माँ को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, माँ की तबीयत खराब है। लेकिन आप माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर क्यों जा रहे हैं? किशोर भी तो लेकर जा सकते हैं ना। अरे मोना, माँ का आज का दिन का खाना हमारे यहाँ है और माँ खाना खाने के बाद ही दवाई खाएगी ना, इसलिए मैं माँ को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर मोना मुंह बना लेती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती है। खैर, कुशल माँ को डॉक्टर के पास से दवाई दिलाकर ले आता है। अनीता देवी दवाई खाकर सो जाती हैं और उन्हें नींद आ जाती है और शाम होने पर उनकी नींद नहीं खुलती। कुशल, अपनी माँ को जगाओ ना, वो तो सोई जा रही हैं। उन्हें किशोर के घर भी तो जाना है, उनका रात का खाना वहीं बना होगा ना। मोना, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आराम करने दो। ऐसा करो, माँ का आज रात का खाना तुम बना दो। क्या कहा? मैं खाना बना दूं? मुझसे नहीं होगा। अपनी माँ से कहो कि उठकर अपने छोटे बेटे के घर चली जाए, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मोना बहुत जोर जोर से ये सब बोल रही थी, जिसके कारण अनीता देवी की नींद खुल जाती है और वो मोना की सारी बातें सुन लेती है। वो अपनी जगह से उठने की कोशिश करती है, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वो उठ नहीं पाती है। वो कुशल को आवाज लगाती है, कुशल बेटे। आया माँ। हाँ माँ, कहो क्या बात है? जरा मुझे सहारा देकर उठा दे, मैं किशोर के घर चली जाऊंगी। कुशल अनीता देवी को सहारा देकर उठाने की कोशिश करने लगा। काफी दिनों के बाद कुशल माँ के इतने करीब आया था। उसने देखा कि माँ की आंखों के एक कोने से आंसू ढुलकने ही वाले थे। उस समय कुशल को अपने बचपन की सारी बातें याद आ गई कि जब वो और किशोर दोनों छोटे थे तब किस तरह से माँ ने उन दोनों को पाला था। कुशल और किशोर में से जब भी किसी की तबीयत खराब होती थी तब माँ उनके पास से एक मिनट के लिए भी नहीं हटती थी। कुशल ये सोचकर अंदर तक हिल गया कि जब माँ को उनके सहारे की जरूरत है तब वे दोनों भाई माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। कुशल को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कुशल ने माँ को वापस चारपाई पर बिठा दिया और बोला, माँ तुम आराम से बैठ जाओ, तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तभी वहां मोना आ गई। क्या हुआ? माँ जी को आपने अभी तक उठाया नहीं? कुशल जरा सख्त लहजे में मोना से कहता है, नहीं उठाया क्योंकि माँ को आराम की जरूरत है। माँ की हालत ऐसी नहीं है कि उन्हें बार बार यहाँ वहाँ किया जाए। और मोना, ये मेरी माँ है, कोई सामान नहीं। माँ अब कहीं नहीं जाएगी, माँ यहीं रहेगी मेरे पास। माँ ने हम दोनों भाइयों का बहुत ख्याल रखा है और अब हमारी बारी है कि हम उनका ख्याल रखें। बड़ा बेटा होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं माँ का ख्याल रखूं। माँ अब इसी घर में रहेगी। जाओ जाकर माँ के लिए खाना बना दो, और अगर माँ के यहाँ रहने से तुम्हें कोई एतराज है तो तुम इस घर से जा सकती हो। कुशल की बात सुनकर मोना कुछ नहीं कहती है और चुपचाप रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगती है। अनीता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके पिता बचपन में ही उसे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे।
अनीता की माँ उषा ने बहुत गरीबी में अनीता को पाला था और उसकी शादी एक अमीर लड़के से की। उषा अमीरों के घर में खाना बनाने और बर्तन धोने का काम करती थी। उषा ने सारी